ऑप्शन ए 3। मैंने क्या कहा था कि सबसे जो मिनिमम डिजिट होगा उसको आप कंसिडर करना। बताइए सबसे मिनिमम डिजिट कौन सा है? 3। ओके बोलिए सचिन। यहाँ पे देखिए 3 इसका है, 3 इसका है, 3 इसका है, 3 इसका है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? मैंने कहा था कैलकुलेट नहीं करना इसको, ऐसा नहीं कि कैलकुलेट करने लग जाना। ठीक है ओके। अब मुझे बताइए कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4 जैसे डेसिमल के बाद 0 होता है तो हम क्या करते हैं, अगर नॉन जीरो डिजिट है तो उसको हम एज अ काउंट करते हैं। ये कितना हो जाएगा? डी, यानी कि ऑप्शन 4 हो जाएगा। ओके, 1 फर्मी में मैंने कहा था कि आई एंड ओ हो, अगर आई एंड ओ लास्ट में आए तो उस पर पावर कैसा होगा? नेगेटिव। बात याद रखिएगा कि आपको मैं बता रहा हूं कि आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा तो आपको यही बचाएगा कि आई ओ दिख जाए लास्ट में, तो आप समझ जाइएगा कि उस पर पावर कैसा होना चाहिए? नेगेटिव पावर होना चाहिए। ठीक है, अगर जो नेगेटिव पावर है। हाँ जी निशांत सर। हाँ जी सर, मैं सिर्फ 5 मिनट लेने थे हाँ, इनको टाइमिंग के रिगार्डिंग बता हाँ रहा जी था। सर, कोई दिक्कत नहीं, करिए। हाँ, गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं सर? गुड इवनिंग सर। अच्छा सर। फर्स्ट क्लास सर। अच्छा, मैंने अभी क्लास को ज्वाइन किया। जैसे सब मेरे को काफी बच्चों को आया कि ये 4:30 बजे वाला टाइम थोड़ा सा टफ है उनके लिए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, आपकी क्लासेस मॉर्निंग में ही होंगी, पर आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी 5 बजे से लेके 7:15 बजे तक। ये सबके लिए ओके है ना? यस सर। ठीक है। हाँ जी हाँ जी। मॉर्निंग में 5 से लेके जो है 7:15 तक। यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, तो Yes, बस sir. यही बताना था Yes, मैंने sir. आपको। Yes, sir. और जिन जिन बच्चों को कल मैंने मैसेज किया था ना कि आप अटेंडेंस नहीं है या आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो, वो मेरे को प्लीज एक बार मैसेज पे रिवर्ट करें कि हाँ हमें मैसेज आया था, आपकी अटेंडेंस नहीं शो हो रही है, तो वो एक बार चेक करना है हमें ना। ठीक है बच्चों, जिन जिन ने कर लिया Yes, sir. उनके तो ओके, कोई इशू नहीं है। हाँ जी ठीक है बच्चों। वैसे Yes, sir. हम कल आपको ही अपना उनका स्टूडेंट आईडी सेंड कर देंगे। यस सर, फर्स्ट क्लास बायो की ही होगी सिर्फ मॉर्निंग में। सर आप टाइम टेबल का शेड्यूल ग्रुप में भेज देना। हाँ वो हम भेज देंगे, वो अभी भेज देंगे हम मैसेज आपको। यस सर। ठीक है, तो बस यही है, मैं आपको यही बोलना था कि अभी क्लासेस आपने रेगुलर ज्वाइन करनी है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन क्लास लगा रहे हो और दूसरे दिन क्लास नहीं लगा रहे हो। ठीक है, कभी इमरजेंसी है तो वो तो हम समझ सकते हैं, तो वो भी आप टीचर को इन्फॉर्म कर दो या मुझे इन्फॉर्म कर दो कि आज मैं क्लास नहीं लगा पाऊंगा या पाऊंगी ड्यू टू दिस रीजन, तो वो चलता है। पर ऐसे नहीं है कि आप वीक में 3 दिन क्लासेस लगा रहे हो 3 दिन गायब हो, क्योंकि अभी आपके टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे, एक मे बी इस संडे से या नेक्स्ट संडे से, तो उसमें फिर आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और जो टेस्ट दोगे वो आपको अपनी पूरी ईमानदारी से देना है टेस्ट की, ऐसा नहीं कि कहीं से भी नकल मार ले या ऑनलाइन सर्च मार के कर लिया। अगर आप अभी ऐसा करोगे, जब आपका फाइनल नीट का एग्जाम होगा उसमें आप फिर उसमें तो नकल होगी नहीं कहीं भी, फिर आप उसको कैसे क्लियर करोगे? ठीक है बच्चों, आपके नंबर अभी कम आ रहे हैं। हाँ जी, अभी आपके नंबर कम आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपके पास पूरे 2 साल हैं तैयारी करने के, तो धीरे धीरे तैयारी करते रहो। जब तक अगर आप पूरे अपना मेहनत करोगे पूरी लगन से और ईमानदारी से टेस्ट दोगे, तो आप गारंटी देते हैं हम भी कि आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा जब आप नीट का टेस्ट दोगे 2025 में। ठीक है बच्चों? यस सर। हाँ जी, मैं अभी आपको टाइमिंग मैं मैसेज कर रहा हूँ ग्रुप में, तो आप देख लेना। ठीक है, 5 बजे से क्लासेस स्टार्ट होंगी आपकी, तो 5 से 7:15 बजे तक क्लासेस रहेंगी। Yes, sir. Thank you, sir. ओके ओके, ठीक है सत्येंद्र सर। अभी ओके सर, थैंक यू। ओके, मैंने कहा था कि पिछली क्लास में कि अगर आपके सामने लास्ट में आई एंड ओ आ जाए तो उस पर पावर कैसा होगा? निगेटिव पावर होगा।
ये छोटी सी बात थी, लेकिन देखिए आपको मदद करेगी। खैर यहाँ पे सभी में निगेटिव पावर है, तो उसके बाद हम लोगों को मैंने बताया था कि आप सभी को 10 टू द पावर 6 के बाद जो ऊपर का पावर था, मैंने कहा था नाना पाटेकर फिर आया, ठीक है, जेक्टो येक्टो लाया। ऑप्शन बी। तो यहाँ पे 10 टू द पावर 15 यानी कि जो फिर यानी कि फेम्टो, तो फेम्टो को ही क्या कहा जाता है, वन फर्मी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 60.0001 में कितना होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, वेरी गुड। यहाँ पे देखिए कितना है, 2 2 4 2 6 यानी कि कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने फिगर हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था, मैंने जानबूझ के इसका ऑप्शन नहीं लिया क्योंकि मुझे एक बात बतानी थी, ठीक है। क्या बतानी थी, अगर इसका ऑप्शन अगर मैं लिखूं तो कितने होने चाहिए, बताइए इसका कितना डिजिट होगा यहाँ पे? सिग्निफिकेंट होगी पी में। 2 होगा, ठीक है। पी का जो है कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि मैंने कहा था कि डेसिमल के बाद उन्हीं जीरो का वैल्यू होता है अगर इससे पहले नॉन जीरो डिजिट हो। अगर ये जीरो डिजिट है, यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो इसकी वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेसिमल का 3 3 के बाद 0 यानी कि कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्यू में कितना होगा बताइए, 3 3 और आर में कितना हो जाएगा, 4। एक्चुअली मैंने कहा था कि अगर जो लास्ट वाले जीरो को एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करते हैं, मैंने यही बताया था। लेकिन पंजाब सीईटी का जो एग्जाम है उसने कहा नहीं, इसको आप 4 ले लीजिए। उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि उन्होंने 1 ऑप्शन दिया ही नहीं। अगर 1 ऑप्शन दिया रहता तो एनसीईआरटी के अनुसार से ये सही होता, लेकिन इनके अनुसार से कहता है कि इसकी वैल्यू होती है राइट साइड में, तो हम कंसीडर करते हैं। या तो आपको लास्ट में 1 दिया रहेगा या 4 दिया रहेगा, तो आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो है ऑप्शन के अनुसार से भी कई चीजें जो है वहां पे एग्जाम में आपको सोच के मारना होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 एंड जो है 4 हो जाएगा। मैंने क्या बोला, मेरे अनुसार से इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, लेकिन वहां पे 1 था ही नहीं, 4 था। आप कहोगे तो उस क्वेश्चन को मैं भेज दूंगा ग्रुप में, तो जिस कारण से आप लोग जो है यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या मार दोगे, यानी कि 2 3 4 हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब देखो आप बताओ, सबसे पहले बताओ कि इसमें पावर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। नेगेटिव सर। नेगेटिव, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी। ओके, डी सर। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने कहा था कि नाना पाटेकर, ठीक है, नैनो आया, क्या लाया, जेक्टो येक्टो लाया। ओहो सॉरी, यहाँ पे जेक्टो और इसी की जगह मैं ऑक्टो लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में सबसे था एटो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे पहले जेप्टो, यानी कि जेप्टो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -21 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बता दीजिए। नो सर। ओके, आप लोगों को टेबल को भी देख लीजिए। यहाँ पे जेप्टो है यानी कि 10 टू द पावर माइनस जो है कितना 21, और येक्टो। अगर देख किन्हीं बच्चों को सर यहाँ तक तो कहोगे सर 9 12 नाना पाटेकर फिर आया, यहाँ पे देखो जेड ए के बाद जेड आता है फिर वाई आ जाता है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। नीचे में भी क्या हो जाएगा, जेड एन वाई आ जाएगा, ऊपर में भी क्या आ जाएगा, जेड एन वाई आ जाएगा। यहाँ से ऐसे देखो तो यहाँ पे जो क्या आ जाएगा, जेड एन वाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखेगा। फिर मैंने आप लोगों को फॉरन हेड से चीजें जो है कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था, किन्हीं को फॉर्मूला याद है कि कैसे करते थे? यस सर। क्या फॉर्मूला? Yes, sir. C upon minus 32 upon 9 equals to C upon 5 equals to K minus 273 upon 5 equals to R upon 4. R upon वेरी 4। गुड, थैंक यू। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है, आप इस चीज को याद रखिएगा, कहीं भी टेम्परेचर कन्वर्जन में जो है आपको जरूरत रहेगी। दो बातें और याद रख लीजिएगा कि रूम टेम्परेचर जो हम लोग लेते हैं कितना लेते हैं, 27, एंड बॉडी टेम्परेचर जो लेते हैं कितना है, 37। फॉरेनहाइट में 98.6 होता है और इसमें कितना होता है, 77 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। ओके, अब हम बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन की। क्या होता है साइंटिफिक नोटेशन? बेसिकली किसी भी लार्ज नंबर को हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में जो लिखते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। इट इज द
of any large number into smaller number। अब कोई भी नंबर दिया है, जैसे मैं कहूं 6324.56 ये दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, साइंटिफिक नोटिफिकेशन कहता है आप इस प्रकार से अरेंज कीजिए कि एक डिजिट के बाद दशमलव आना चाहिए, एक डिजिट के बाद क्या आना चाहिए, डेसिमल आना चाहिए, और बाकी के लिए आप क्या करोगे, पावर के रूप में यूज कर लोगे। ठीक है, अगर डेसिमल के पहले है तो प्लस पावर यूज करोगे, और डेसिमल के बाद वाला है तो यानी सॉरी आकृति कुछ पूछ रहे हैं आकृति? ओके ठीक है, मैंने क्या कहा कि अगर जब डेसिमल से पहले नंबर लोगे तो प्लस पावर लेना, कितना ले रहे हो 1 2 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। अब मैं जैसे कहता कि 0.03245, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि एक डिजिट के बाद लेना है, तो एक डिजिट, ये तो आपका लॉन्ग फॉर्म लार्ज नंबर है, और जबकि हम इसको क्या कर दे, एक सिंपल फॉर्म है। इसी को आपको बुक में ऐसा भी मिलेगा 6.3 × 10⁻3। तो देखिए हमने कितने बड़े से नंबर को एक छोटे में लिख दिया। इसी चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे, दशमलव है, कितने डिजिट के बाद जाना है, 2 के बाद, तो 3.45, और हमने 2 डिजिट को मूव किया तो यानी कि माइनस कितना कर देंगे, 2 हो जाएगा। इसी चीज को साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है। आपको याद रखना है कि एक डिजिट के बाद दशमलव होना चाहिए या डेसिमल होना चाहिए, और अगर जो डेसिमल से पहले डिजिट है तो पावर प्लस में ले लेना, और डेसिमल के बाद अगर ये डिजिट को हम लोग को मूव करना है तो पावर कैसा ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। मेरी बात क्लियर हो गई साइंटिफिक नोटेशन के लिए? यस सर, यस सर। ओके, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन। आपको दिया हुआ है 0.048, तो इसको कैसे लिखेंगे बताइए? 4.8 हाँ, into into 10 raised to power power -3। आप कितने पॉइंट करो, 1 2 3, 3 के बाद ही नहीं कर रहे हो, यानी कि कितना हो जाएगा, -3। अब मुझे बताइए कि इसको कितना लिखेंगे, 2.34। ठीक है, 2.34, और कितना डिजिट जा रहा है, 1 2 3 4, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5। ओके ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 8.008 into 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 3। किधर जा रहा है, इस चीज को कैसे लिखेंगे, तो 5.00 into 10 टू द पावर, माइनस नहीं होगा क्योंकि ये डेसिमल के पहले वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे, तो 6.0101 है ही, तो यानी कि जो है सिमिलर ऐसा ही लिखा जाएगा। ठीक है, इसको लिखने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से ये लिखा जाएगा। तो ये जो तरीका था साइंटिफिक नोटेशन, कहोगे सर क्या हमें जरूरत पड़ती है? पड़ती है। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ कई सारे क्वेश्चन में आपको साइंटिफिक तरीके से आंसर लिखा रहता है। अब बाद में कंफ्यूज हो जाते हो कि सर ये पॉइंट एक डिजिट के बाद ही क्यों लिखा जाता है, तो लिखने का एक तरीका होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, साइंटिफिक तरीके से लिखते हैं। ओके, रिपीट करना। ओके वरुण, मैंने क्या कहा कि जब आपके देखिएगा जितने भी आंसर होंगे ना वो एक डिजिट के बाद होंगे। हम अब जब मोल कॉन्सेप्ट आपके जब क्वेश्चन आएंगे तो कहीं भी किसी भी, आप चाहे मैथ की बात कर लो चाहे फिजिक्स की बात कर लो, वो इसी तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि इस फॉर्म में क्या होता है ना, शॉर्ट तरीके से लिखा जाता है। अब वो पावर के फॉर्म में क्या होता है, बड़ा, जैसे मान लो मैं दे दूं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 होगा नहीं, अच्छा 10 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसको लिखने के लिए अब इतना बड़ा है तो मैं इसको शॉर्ट में कैसे लिख दूंगा, 2.34 into 10 to the power कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या 9 लिख दो या फिर जो है 8 लिख दो, 0 हटा दो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने लिख दिया, देखो कितना छोटे में लिख दिया आपने, और ये कितना बड़ा है। तो इसी तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, साइंटिफिक तरीके, जो है साइंटिफिक नोटेशन, और इसी तरीके से आपको जो है क्वेश्चन जो है दिया रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है वो किसने दिया था, लवोजियर साहब। कहता है क्या, मैंने पिछली क्लास में बताया था, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड
ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे मैंने कहा था, एक एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूँ। H2 प्लस O2। अच्छा, आप सभी नोट्स बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? यस सर। सब बनाते हैं। जरूर बनाइएगा, आपको लास्ट समय में जो जब आपके एग्जाम होंगे तो उस समय बहुत ज्यादा काम आएगा। हाँ बोलिए, किन्हीं कहा एड्रेस है, कुछ पूछना चाहते हैं? सना शर्मा, सना शर्मा कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। ओके, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है बैलेंस कर दिया। हमने कहा था कि ये 4 ग्राम है और ये 32 ग्राम है, तो ये कितना हो जाएगा? 36 ग्राम। आपको मैंने बताया था कि ये रिएक्टेंट होता है यस सर। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। और हमेशा हमने याद रखिएगा कि जो रिएक्टेंट होता है वो किस साइड में होता है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड जो होता है उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, और राइट साइड वाले को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट। इसी लॉ को हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। प्रोडक्ट होगा। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। को कोई ना बना सकता है, ना ही क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब किसी बच्चे के मन में आया, मेरे से क्वेश्चन पूछ दिया कि सर आप गलत बता रहे हो। मैंने कहा कैसे? बोला कि सर देखो, पेड़ का तो हाइट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, सब तो बढ़ रहा है। एक्चुअल में हम उसको क्या कर रहे हैं? बाहर से कुछ रिएक्टेंट दे रहे हैं। आप देखो, वाटर दे रहे हो, सन से लाइट ले रहा है, और जो है मिट्टी से जो है मिनरल्स ले रहा है। इन सभी को कंबाइन करके उसका ग्रोथ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं से सीधे सीधे बढ़ रहा है। आप अगर इतना ही पावरफुल होता तो हम उसको अगर पेड़ को हवा में लटका देंगे तो क्या वो ग्रोथ करेगा? क्या? नो सर। नहीं। इसी कारण से कहीं भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा वैलिड होता है, कहीं भी फेल नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा। एक बच्चा कहता है सर कि मुझे बताओ सर कि क्या रिएक्टेंट से मास, प्रोडक्ट का मास ज्यादा होगा? नहीं, कभी भी नहीं, नेवर जो होगा, यानी कि जब मास ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन रिएक्टेंट, यानी कि कभी भी मास ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा नहीं हो सकता। इस बात को याद रख लीजिएगा। कम हो सकता है, इक्वल हो सकता है। अगर ऐसा होता कि रिएक्टेंट आपने 36 ग्राम लिया और प्रोडक्ट को आपने 38 ग्राम बना दिया, अगर जो बनाता है मेरे पास रिपोर्ट लेके आना और लैब में मेरे को प्रूव करा देना, मैं उसको इतनी गारंटी दिलाता हूं कि 7 पुश्त तलक, मतलब 7 जनरेशन तलक उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ जिसने ऐसा प्रूव कर दिया। ये इतना आसान चीजें नहीं है। सोच रहे होगे सर क्यों? क्योंकि अगर आपने ऐसा कर दिया तो जादू कर दिया। जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे ना कि घड़े में एक चावल का दाना रखो, घड़ा भर जाएगा। अगर जैसे इसने किसी ने कर दिया 36 ग्राम से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, यानी कि जो, हाँ, अब ऐसा नहीं करना कि सर हमने और कुछ मिला दिया, नहीं, सिर्फ इन्हीं आपने जो है इतना ही लिया और इससे जो है 38 ग्राम बना दिया। अगर ऐसा बनाते हैं तो आप लोगों को जितने भी अवार्ड है सारे अवार्ड में दिलवा दूंगा। वो जो क्या कहते हैं केमिस्ट वाला, ये जो भी चीजें होती है, आपको जहां जहां जाके कहेंगे तो आप खाली जो है भर दीजिएगा, आपको हर जगह से आपको मिल जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को जो है फॉलो करना चाहिए। एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, Which of the following is suitable example for illustrating the law of conservation of mass? कह रहा है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? 18 ग्राम ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 16 ग्राम ऑक्सीजन विद 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। क्या ये सही पॉइंट है? बिल्कुल। यस सर। ओके, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो वो सेकंड पॉइंट क्या कहता है? 18 ग्राम ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट ऑब्टेन हीटिंग ऑफ 18 ग्राम ऑफ आइस। नहीं, हमें तो यहाँ पे रिएक्ट कराना है, रिएक्शन कराना है, इसीलिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन जो है कहीं भी ये फॉलो नहीं होता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ग्राम प्रोड्यूस, आपने इसको क्या कर दिया? हिट कर दिया, तो आपके पास क्या मिला? जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ठीक है। अब वो कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट कितना है? 10 ग्राम है, और
वो कहता है 3.8 ग्राम जो है वो क्या है, CO2 है, एंड 6.2 ग्राम जो है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड है। अब मुझे बताइए क्या मास 10 ग्राम है? Yes, sir. Yes. सर 10 ग्राम है तो बताइए क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो कर रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, तो ये रिएक्शन क्या कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो कर रहा है। इन केस मान लो यहाँ 6 ग्राम हो जाता तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो करता? No, No. sir. नो सर। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता। ये तभी करेगा जब मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, Mass of Mass of मास ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। ठीक है, तभी जो है क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करेगा। अगर मास नहीं इक्वल है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को मास को फॉलो नहीं करेगा। ओके, हमने ये बातें वैसे पिछली क्लास में कर ली थी, इसलिए थोड़ा फास्ट चले। आज अब बताता हूँ लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। बड़ा अच्छा लॉ है, आपको मैं समझा भी देता हूँ कैसे बड़ा अच्छा लॉ है। ये कहता है कि अगर दुनिया में कोई भी कंपाउंड बना है तो उसका जो रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स होगा। मैं पहले समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल्स के साथ समझाता हूं। मैंने यहां पे ले लिया H2 प्लस O2 और मैंने क्या बना दिया, H2O बना दिया। ठीक है, ओके, मैं बैलेंस कर देता हूं। अगर मैं मास के अनुसार से रेशियो निकालूं तो कितना आ जाएगा, 1/4/32 यानी कि 1/8। Yes, sir. ये तो होगा, मास के अनुसार से मैंने रेशियो निकाला, यहाँ वेट के अनुसार से कह भी रहा है। ओके, अब हमने क्या करा कि मास के अनुसार से रेशियो निकाला तो 1:8 बना। इसका मतलब है कि आप कहीं का भी पानी ले लें, चाहे मैं हिमाचल में जाके पानी लूं, चाहे आप मुंबई में लो, चाहे आप अमेरिका का पानी पियो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का पियो, चाहे समुद्र का पानी पियो, जो पानी का रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, 1:8। कहोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, मुझे ये समझाओ 1:8 का। इसका मतलब है कि अगर ये 1 ग्राम ये ऑक्सीजन के 8 ग्राम से जो है क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो 1 मॉलिक्यूल्स बनेगा H2O का। ठीक है, ये बेसिकली रेशियो बताता है कि किस रेशियो में जो है यानी कि क्या कर रहा है, यानी कि रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे जो है कितना हो जाता है, 1:8। आपसे एक और क्वेश्चन मैं सिंपल सा पूछता हूं, आपसे एग्जाम में अगर जब पूछ दिया जाए व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, तो आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे? सर हम तो छोड़ के आ जाएंगे। नहीं, आपको छोड़ना नहीं है, आपको मैं बताता हूं कैसे निकालना है। आपको पता है कि किसका निकालना है, वाटर का परसेंटेज और हाइड्रोजन का निकालना है। तो हाइड्रोजन का कितना है, 1। नीचे में क्या करते हैं, टोटल, यानी कि टोटल 8 ये है और ये 1 ग्राम है, तो यानी कि 9 हो गया। और इसको हमने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से। यहाँ पे कितना आ गया, 11.11% आ गया। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 11। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना हो जाएगा, आप चाहो तो निकाल लो, चाहो तो 100 में से माइनस कर दो, तो यानी कि कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, 8/9 इंटू 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अप्रोक्स में निकालो तो 88.88 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आप लोग किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हो जब सिंपलेस्ट रेशियो दिया हुआ है। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि कोई भी कंपाउंड जो होगा वो हमेशा फिक्स रेशियो में बना होगा, ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग रेशियो में बना होगा। जैसे एक एग्जांपल के रूप में मैं समझाने का प्रयास करता हूं। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बनाया, C+O2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, CO2। अगर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो इसका जो रेशियो होगा ये 12 ग्राम और ये 32 ग्राम, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 4 से कट जाएगा। ठीक है, तो कितनी बार में, 3 बार में, और ये कितनी बार में कटेगा, 8 बार में, ग्राम से ग्राम भी कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर CO2 बनाना है तो 3 पार्ट कार्बन का लेना पड़ेगा और 8 पार्ट कितना लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन का। अगर आपसे पूछा जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में कितना परसेंटेज है, तो आप सिंपली क्या करोगे, 3/11 इंटू 100 यानी कि परसेंटेज ऑफ
कार्बन। और इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, करीब करीब जो है 99, 9 into 3 में अप्रोक्स में लिख देता हूँ 27%। इसका मतलब है कि कार्बन का जो परसेंटेज है वो कितना है, 27% है। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा, आप 100 में से माइनस कर दीजिए तो करीब करीब जो है 73, वैसे 72 पॉइंट जो है 99 होता है, लेकिन हमने जो है समझाने के लिए आपको बता दिया। सिमिलरली आपसे पूछ दिया जाए अमोनिया बनाना है NH2 और हमारे पास क्या हो जाएगा NH3। अब ये बैलेंस है या नहीं है, नहीं है, तो हमने इसको यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैंने कहा कि ये 28 ग्राम है, ये 6 ग्राम है, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 14:3 हो जाएगा। ठीक है यस सर। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हो आप, किसी भी कंपाउंड जो बन रहा होगा उस सबसे सिंपलेस्ट रेशियो जो होगा वही उसका क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनाना हो, चाहे यहाँ की कंपनी बनाए, चाहे चाइना की कंपनी बना रही हो, चाहे हम लोग CO2 जो रिलीज कर रहे हो, ऐसा नहीं कहिएगा कि अलग अलग आदमी जो है अलग अलग CO2 छोड़ रहा हो, नहीं, चाहे कितना भी बड़ा हो चाहे कितना भी छोटा हो, सभी जो रेशियो होगा वो 3:8 का क्या होगा, यानी कि रेशियो से CO2 छोड़ रहा होगा। हम अपनी बॉडी से क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो भी कंपाउंड हो गए वो हमेशा क्या बना होता है, फिक्स रेशियो से बना होता है। इस बात को किसने कहा था, जोसेफ प्रॉस्ट ने कहा था। He stated that given compound always contain exactly the same proportion of element by weight, यानी कि जब भी बना होगा तो किससे बना होगा, सेम प्रोपोर्शन से बना होगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अगर मैं बताऊं तो बड़ा अच्छा लॉ है, जनरली बच्चों को समझ में भी नहीं आता है क्या है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं, फिर डेफिनेशन भी बता दूंगा। मैंने कहा कि 2 एलिमेंट ले लिए, मेरा मन किया हाइड्रोजन ले लेता हूं और ऑक्सीजन ले लेता हूं। ठीक है, आप लोग भी कुछ भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं जो ले रहा हूं आप वही लीजिए, आप लोग जो है कुछ भी ले सकते हो। Yes. मैंने क्या करा कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लिया। अब क्या कहता है कि इससे ना अलग अलग कंपाउंड बनाओ, जैसे मैंने H2O बना दिया। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, H2 बना दिया, H2O2 बना दिया, H2O5 बना दिया, मेरी इच्छा कुछ भी मैं बना दे रहा हूं। अब कहता है कि एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दो। मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन के मास को फिक्स कर दिया, तो कहता है जो दूसरे का रेशियो होगा वो हमेशा होल नंबर में होगा। बड़ा सिंपल सा रूल है। देखो एक तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं, कैसे, अब देखो खुद सोचो कि इसका मास अगर जब फिक्स होगा तो ये तो ऑक्सीजन ही है ना, ऑक्सीजन का अब कितना यहाँ पे 2, 3, 4, 5 करोगे तो हमेशा क्या आएगा, होल नंबर में ही तो आएगा। यस सर। इसी चीज को इन्होंने कहा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या कहता है, इफ 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। मैंने क्या करा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिया, इससे जो बनने वाले कंपाउंड है वो अलग अलग मैंने आपको दिखाया, H2O, H2O2, H2O5। ठीक है, तो अब हमने क्या करा कि अलग अलग कंपाउंड लिया। कहते द मासेस ऑफ 1 एलिमेंट, आप क्या कीजिए, एक एलिमेंट के मास को क्या कर दीजिए, कांस्टेंट कर दीजिए या फिक्स कर दीजिए, तो जो अदर एलिमेंट का मास आएगा वो हमेशा होल नंबर में आएगा। वैसे अगर मैं सिंपल तरीके से समझाऊं तो देखिए ऑक्सीजन का ही तो निकालना है रेशियो, अगर ऑक्सीजन का निकालना है तो कैसा आएगा, होल नंबर में ही तो आएगा। यही बात को लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं। क्या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन समझ में आया? जैसे मैं समझा देता हूँ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि आप 2 एलिमेंट लीजिए, उससे डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बनाइए, और जिसमें से एक एलिमेंट, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन को फिक्स किया, आप चाहो तो ऑक्सीजन को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दोगे तो दूसरा एलिमेंट का जो मास का रेशियो आएगा वो हमेशा होल नंबर में आएगा। कुछ नियम में जान है नहीं, लेकिन तरीके जो है उसने क्या करा, घुमा के लिखा है। इस कारण से बच्चे को जो है समझ में नहीं आता। अब मेरे ख्याल से आपको जो है समझ में आएगा। मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मैंने ले लिया नाइट्रोजन N2O3, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और मैंने यहां पे ले लिया NO, ठीक है, और यहां पे ले लिया समझाने के लिए N2O2 ले लिया। मैंने कहा कि नाइट्रोजन के मास को मैंने फिक्स कर दिया, कितना, 28 ग्राम कर दिया।
अब आपसे पूछ लिया कि फाइंड द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, और आपसे जो है इसने क्या पूछ लिया, ऑक्सीजन का रेशियो पूछ लिया। तो यहाँ पे अलग अलग कंपाउंड के लिए यहाँ पे नाइट्रोजन का मास लिखूंगा और यहाँ पे मैं किसका लिखूंगा, ऑक्सीजन का, तभी तो मुझे निकालना होगा। अब देखो नाइट्रोजन का मास कितना कह रहा है, 28, यानी कि नाइट्रोजन के पास यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है तो 28, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, 48, और यहाँ पे कितना 14, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 32, यहाँ पे 14, तो यहाँ पे 16, यहाँ 28, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 32। ओके, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब मुझसे कह रहा है कि रेशियो निकालिए। अब ऐसा मत कीजिएगा कि इसको जो 16 से डिवाइड कर दीजिएगा 3 2 1 2, नहीं। तो ये अब मास हमें कैसे आता है ऑक्सीजन का? हाँ बोलिए वरुण। सर ये मास कैसे आता है ऑक्सीजन का? ये यहाँ मॉलिक्यूल से निकाले। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के पास 16 होता है तो 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ओके सर। 48, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का मास, एक ऑक्सीजन का 16 है तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32, इस प्रकार से। 32। अब हमसे रेशियो पूछा है ऑक्सीजन का, तो हम लोग क्या करेंगे कि नाइट्रोजन का मास सभी का 28 करना होगा। तो हमने यहाँ पे क्या करा कि N2O3 में यहाँ नाइट्रोजन ले लेते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन ले लेते हैं, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO, और यहाँ पे N2O2 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो 28 है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 28 नहीं है तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। 2 से इधर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 28, और ये कितना हो गया 64, और यहाँ पे 48 हो जाएगा, पहले छूट गया है, ठीक है। ओके, अब यहाँ भी नहीं है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, यहाँ 2 से, तो यहाँ भी 2 से, ये कितना हो जाएगा 14। हाँ, किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। 28 एंड यहाँ भी कितना हो जाएगा 32, और यहाँ पे 28 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और ये कितना हो जाएगा 32। अब रेशियो निकालिए तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा 3:4:2:2। ये जो है इसका क्या हो जाएगा, जो है होल रेशियो, यानी कि फ्रैक्शन में नहीं है, 3.1 पॉइंट ऐसा नहीं आ रहा। इसी कारण से कहते हैं कि जब आप एक, सॉरी मुझे नीचे वाला मिटाना था, ठीक है, यानी कि हमें जो है क्या है कि ये कैसा आया, होल रेशियो में है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी कि मल्टीपल कंपाउंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, हाइड्रोजन कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कंपाउंड नेमली वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आपने एक बार H2O लिया, एक बार क्या लिया H2O2 ले लिया, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लिया। अब जैसे ही लिया तो यानी कि जो इनका रेशियो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, होल नंबर में आएगा। इसी को क्या कहते हैं, जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कह देते हैं। किन्हीं को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए, कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, हाँ, किन्हीं को अगर कुछ डाउट है तो रेज हैंड करके पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए वरुण। सर ये रेशियो कैसे आता है? सॉरी फिर से बोलेंगे, आवाज खुला है। रेशियो कैसे निकाला आपने? हमने कौन सा, ये वैल्यू कैसे निकाला? यस सर। ये आप इस 14:8:64:32:32 इसको डिवाइड कर दिए 16 से, तो यही वैल्यू आ गया। कटता है तो रेशियो में कटा देते हैं ना, तो इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया, इसके यहाँ पे जो है कटा दिया, और जैसे ही कटा तो इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है वही हमने जो है लिख दिया। ओके, यस सर। क्लियर है? चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गे-लुसाक लॉ क्या कहता है, मैं आपको उसको रियल लाइफ के एग्जांपल से समझाने का प्रयास करूंगा, फिर आपको जो है बुक वाला तरीका समझाऊंगा। आप लोगों ने प्रेशर कुकर देखा है? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत चीजें तो देखी। मैं सपोज करूं कि प्रेशर कुकर है, ये हैंडल बना दिया, आप लोग घबराइएगा नहीं कि प्रेशर कुकर बनाया है कि क्या बनाया है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये प्रेशर कुकर है। प्रेशर कुकर में क्या करता है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो प्रेशर इंक्रीज होता है कि नहीं होता है? यस Yes, सर। sir. हम लोग जो खाना बनाते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं कि आपने थोड़ा टेम्परेचर दिया, प्रेशर बढ़ा, जैसे प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है।
इसी कारण से आपका खाना जो है जल्दी बन जाता है प्रेशर कुकर में। खाना जल्दी बनता है कि नहीं प्रेशर कुकर में? जल्दी बनता है। कई बच्चे लोग बोल रहे होंगे सर नहीं बनता हमारा। अब अगर जब ढक्कन नहीं लगा होगा तो वैसे ही बनेगा ओपन के अनुसार से, ठीक है। खाली कुकर के अंदर रख देने से जल्दी नहीं बनता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका ये हैंडल लॉक करना पड़ेगा। ओके, अब जैसे ही लॉक कर दोगे तो यहाँ पे आपने जैसे शुरू में टेम्परेचर दिया, प्रेशर इंक्रीज हो गया। प्रेशर के इंक्रीज होते ही टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये आपको आगे भी बताऊंगा स्टेट्स ऑफ मैटर में, जो है वहां पे स्टेट्स ऑफ मैटर में बताऊंगा कि कैसे जो है यहाँ पे होता है, ठीक है, गैसेस स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जैसे ही आपने यहाँ पे क्या करा कि प्रेशर को इंक्रीज करा तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, जिस कारण से यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो सिलेंडर के अंदर का या पिस्टन जो है कुकर के अंदर का वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है कंपेरिजन टू बाहर जितना आपने अप्लाई किया। अब जब यहाँ पे मुझे बताइए कि वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा या फिर बढ़ जाएगा या घट जाएगा? वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा फिर। कांस्टेंट रहेगा, उतना का ही तो रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि कुकर से बढ़ के बड़ा हो जाएगा, नहीं, जितना कुकर का है उतना ही रहेगा। यही लॉ जो है क्या कहता है, गे-लुसाक लॉ कहता है। क्या कहता है कि if the temperature increases then its pressure is increases but its volume is constant and this phenomena is known as by इसको जो है जो ऑब्जर्व किया था, किसने किया था, गे ने किया था, गे-लुसाक लॉ ने किया था, इसीलिए हम इसको क्या नाम दे दिए, गे-लुसाक लॉ कह दिया। कहता है भी क्या, देखिए ध्यान सुनिएगा, when gases combine or produce in a chemical reaction they do see in simple ratio by volume provided all gas the same temperature and pressure। अगर आपने प्रेशर एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, जैसे अगर जब टेम्परेचर बढ़ा होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन आपने क्या कर दिया कि अगर उनका जो प्रेशर एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट या सेम कर दिया तो जो वॉल्यूम रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, एक सिंपल रेशियो में होगा, ठीक है। तो कहोगे सर एक एग्जांपल के साथ समझाओ, तो यहाँ पे एग्जांपल के साथ मान लेते मैंने H2 प्लस O2 ले लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे जो है वाटर मॉलिक्यूल्स बनाया, ठीक है, तो यहाँ पे हमने कितना 2, यहाँ पे भी 2 कर दिया। अब यहाँ पे क्या कहता है कि अगर आपने इसका 2 वॉल्यूम लिया जितना है और यहाँ पे 1 वॉल्यूम लिया तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा होगा ना, कितना बन रहा होगा, 2 वॉल्यूम बन रहा होगा। ऐसा कीजिएगा कि 2 और ये 1 तो कितना बन रहा होगा, 3, नहीं, ये कहता है कि जितना प्रेशर एंड टेम्परेचर अगर आप कांस्टेंट कर देते हो तो वॉल्यूम भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, गे-लुसाक लॉ कहा जाता है। गे-लुसाक डिस्कवर्ड इंटीजर रेशियो ऑफ वॉल्यूम रेशियो इन एक्चुअली द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम, यानी कि उनका जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, एक फिक्स रेशियो होगा। द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन स्टेटेड अर्लियर वाज विद द रिस्पेक्ट टू मास, यानी कि जो है किसके अनुसार से निकालते हैं, जैसा आपने पहला पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मास, बस बिल्कुल सिमिलर है। वहां पे मास के अनुसार से पढ़ा था, यहाँ पे हम लोग किसके अनुसार से पढ़ेंगे, गैस के अनुसार से पढ़ेंगे। सर अगर इसमें वॉल्यूम 2 होता है तो किसका, तो इसमें अगर वॉल्यूम 2 होता है तो सर क्या आप लोगों का कहना है कि सर आप मुझे बताओ कि अमोनिया के लिए N2 प्लस 3H2 और यहाँ पे NH3, ठीक है। अब ये वॉल्यूम कितना है, 1 वॉल्यूम, ये कितना है, 3 वॉल्यूम। अगर इन दोनों का रेशियो कभी भी निकालोगे तो कितना आएगा, वॉल्यूम के अनुसार से 1:3 आएगा। यही चीज वो यहाँ भी कहता है 2:1, और अगर आप यहाँ के अनुसार से निकालोगे तो 2:1 निकलेगा, 2:2 यानी कि 1:1। तो डिपेंड करता है कि आप कैसा जो है वॉल्यूम का रेशियो निकाल रहे हो। बेसिकली सिंपल सी बात याद रखना कि अगर जब प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट करोगे तो वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा रिएक्टेंट का वो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं एवोगाड्रो लॉ की। एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा, बड़ा अच्छा लॉ है, कंफ्यूजन भी बहुत होता है इससे। जेई एडवांस ने भी क्वेश्चन पूछा था, जेई मेंस ने पूछा था। ओके, अब यहाँ पे मैंने क्या करा कि 2 कंटेनर ले लिए, समझाने के लिए लेता हूं ये कंटेनर, आप लोग ग्लास मत समझिएगा।
ठीक है। Yes. ओके, अब मैंने एक में क्या करा, आप लोग कौन सा गैस लो रहे हो? मैं यहाँ पे H2 गैस ले रहा हूं। ओहो, H2, यहाँ पे H2 गैस ले लिया। यहाँ पे हमने कौन सा गैस ले लिया? O2 गैस। आप कोई भी गैस ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं जो गैस ले रहा हूं वही लेना है। मैंने क्या करा कि इसमें जो गैस का जो वॉल्यूम था, मैंने H2 का जो वॉल्यूम लिया वो कितना ले लिया? 100 ml ले लिया। तो O2 का भी मैंने क्या ले लिया? 100 ml ले लिया। और टेम्परेचर मैंने जो है रूम टेम्परेचर रखा, T इक्वल टू, दोनों के लिए मैंने जो है क्या रख दिया? सेम रख दिया। ठीक है, ये भी T है, इसका भी T है। और प्रेशर भी मैंने क्या कर दिया? सेम रख दिया, क्योंकि टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हम बात कर रहे हैं। तो कहता है कि नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो N1 इक्वल टू N2 हो जाएगा। किसके लिए? हाइड्रोजन या H2 प्लस O2 के लिए। इक्वल टू NO। NH2 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब है कि अगर आपने टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, अगर आपने 100 ml ये लिया और 100 ml ये ले लिया, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे H2 और O2 के, वो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इसी लॉ को हम लोग क्या कहते हैं? एवोगाड्रो लॉ कहते हैं। इट टेल अस एट सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि दोनों का हमने टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या रखा? सेम रखा। ऑल फिजिकल कंडीशन इक्वल वॉल्यूम, यानी कि उसका जो है वॉल्यूम, ऑल कंडीशन भी फिजिकल सेम रखोगे, एंड इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस ऑक्युपाइड बाय इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल। इसका मतलब है कि दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। इसी लॉ को हम लोग क्या कहते हैं? एवोगाड्रोस लॉ कहते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आ गया एवोगाड्रो लॉ? Yes, sir. किसी को कोई डाउट हो तो बता दें। बेसिकली सिंपल तरीके से मैं अगर से समझाऊं तो कहता है कि अगर आपने कोई दो बीकर लिया, एक में अलग गैस रखा, हाइड्रोजन रखा, दूसरे में नाइट्रोजन रखा, अगर प्रेशर टेम्परेचर सेम रखा और वॉल्यूम भी सेम रखा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हो जाएंगे दोनों का क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अगर आप एटम के लिए बात करते हो तो नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एवोगाड्रो लॉ कहते हैं। बोले यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए। नो सर। ओके, No, ठीक है। अच्छा, किन्हीं को कोई डाउट हो तो तुरंत आप लोग जो है रेज हैंड करके पूछ सकते, घबराना नहीं, क्योंकि आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कभी भी किन्हीं को कोई डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ, यानी कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। एक्चुअली डाल्टन्स ने जो थ्योरी दिया था ना, वो मैक्सिमम चीजें गलत ही बताई थी। कहोगे सर फिर हम पढ़ क्यों रहे? क्योंकि इसका सीक्वेंस आगे चलता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? पढ़ते हैं। आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो है ज्यादा चीजें जो है आपको सीखने के लिए मिलेंगी, कैसे सीक्वेंस को हम लोग जो है क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। क्या कहता है कि उस समय के अनुसार से कहा गया कि एटम जो है ना, आप डिवाइड नहीं कर सकते। मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजुअल एटम, यानी कि अगर जो सबसे छोटा पार्टिकल उस समय के अनुसार से क्या था? एटम था, जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। जैसे आप लोग बायोलॉजी में सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा पढ़ते हो? सेल के अंदर सेल। सेल तो बहुत बड़ा हो गया, उसके अंदर तो कितने माइक्रोस्कोपिक। हाँ, जो भी पढ़ दो। अभी मैं कहूं कि उसको आप लोग के अनुसार से डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन आज से 10 साल बाद क्या करते हैं? उसको डिवाइड कर दें। तो यानी कि वही कहा, जिस समय बनाया गया था, जिस समय डाल्टन थ्योरी आई थी, उस समय उन्होंने क्या कहा कि एटम को आप जो है क्या नहीं कर सकते? डिवाइड नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। हथौड़े लेके तोड़ पाओगे क्या? नहीं। तो डाल्टन ने कहा नहीं। एक्चुअली डाल्टन का ये थ्योरी था नहीं, महर्षि कनाद ने कहा था ये बात। हमारे इंडियन फिलोसफर थे। अच्छा, उस समय ना फिलोसफी दी जाती थी। आजकल फिलोसफी नहीं सुनेंगे कोई लोग। आजकल अगर जो आप कहोगे कि नहीं, हमने जो है ऐसा एटम बना दिया जो ऐसे ऐसे करने पे जो है, जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में मैं बता, मान लो कि गर्मी का समय है
मैंने कहा कि मैंने एक ऐसा टैबलेट बनाया है जिसको खाते ही आपको ठंडा लगेगा, कोई मानेगा क्या? नो सर। No, sir. लेकिन ऐसा टैबलेट अगर से आने वाले समय में बना दिया जाए तो कहोगे सर कितना ज्यादा बचत होगा। आप लोग बताओ सर, एसी का खर्चा आजकल देखो, पहले जो हम डर्मीकूल लगाते हैं या जो क्या कहते हो पाउडर जो लगाते हो टैल्कम पाउडर, वो देखिए किसी बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि ठंडा प्रदान करता है कि नहीं करता है? यस सर। तो लेकिन उस समय किसी ने सोचा होगा आज से 20 साल पहले कि जो है ऐसा कुछ बनाते जिससे ठंडा हो। आजकल देखिए तेल भी आता है तो ठंडा, और आजकल पता नहीं क्या क्या चीजें आने लगी। उसी तरीके से मैं कहूँ कि हो सकता है कि आने वाले समय में अगर जो किसी ने ऐसा टैबलेट बना लिया या ऐसा कुछ बना लिया जिससे क्या हो जाए कि ऑटोमेटिक आप खाओ और एकदम आराम से ठंडा होके सो जाओ, एकदम बिल्कुल बेफिक्र होके सो जाओ, तो लोग कितना ज्यादा यानी कि बिजली का कितना ज्यादा बचत होगा। लोग जो है आजकल लाखों रुपया जो है एसी में जो है बर्बाद कर रहे हैं और उससे अलग बीमारियां हो रही है। तो उसी टाइप से उस समय के अनुसार से उन साइंटिस्ट ने कहा कि मैटर को आप डिवाइड नहीं कर सकते, बेसिकली एटम जो होता है वो क्या होता है इंडिविजुअल यानी कि अविभाज्य होते हैं, जिसको आप क्या कर सकते हो डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन बाद में हम लोगों ने क्या करा डिवाइड किया, जिसको किस किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आइसोन्यूट्रिनो, आइसोप्रोटिनो, क्वार्क्स, अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क, बोसॉन, ये सारे चीजें जो है यानी कि टोटल 12 पार्ट जो है हमें पढ़ना होता है। खैर आपके सिलेबस में जो है 3 ही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इतना डरिए मत। आप लोग जो है सोच रहे होंगे सर कितने सारे पढ़ना, नहीं, आपको 3 ही पढ़ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। नहीं, मैंने बताया कि इतने पार्ट जो है मतलब डिवाइड हो चुके हैं। आने वाले समय में और 2-4 पार्ट हो जाए, आप जल्दी से पढ़ लीजिए, डॉक्टर बन लीजिए। नहीं तो अगली बार जो है पता लगा कि 13 में पढ़ रहे हो और जो है पता लगा कि 7-8 पार्ट जो है जुड़ गया, कुछ भी भरोसा नहीं है सिलेबस का, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ओके, all atom of given element have identical properties including identical mass, atom of different element in mass। कहा कि अलग अलग एलिमेंट जो होंगे वो उनकी अलग अलग जो है मास होंगी और अलग अलग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। कहोगे सर इसका मतलब नहीं समझा। जैसे मैंने कहा कि हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम है और ऑक्सीजन का, मैं थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूं, लिथियम का, ठीक है, लिथियम का कितना 7 ग्राम है। एक एग्जांपल दो, कहा कि जो इसका मास इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा वो अलग होगा, इसका जो मास एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा वो क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। वही कहता है और एटम ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, इन सभी का कुछ ना कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होगा इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। अगर किसी का आइडेंटिकल मास सेम है फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होगा डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, यानी कि अगर एटम का मास डिफर है तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी फिजिकल एंड केमिकल वो भी डिफरेंट होगा। क्योंकि सर एक एग्जांपल बताओ जिसका मास सेम होता है। जैसे आपको समझाने के लिए कार्बन 12 एंड कार्बन 14 लेता हूं। देखिए कार्बन, इसका यूज हम लोग क्या करते हैं आम जलाने के रूप में यूज करते हैं, जबकि इसका यूज कहाँ पे किया जाता है एज डिटरमाइनिंग में। इसकी अलग प्रॉपर्टीज है, इसकी अलग प्रॉपर्टीज है। एक बच्चा मुझसे पूछता सर ऐसा क्या चीज है मास के डिफर होने के कारण इसकी इंटायर प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है। आप लोगों के मन में भी आ रहा होगा सर ये क्या मास के अंदर ऐसा क्या गुण है कि जो इसकी पूरी प्रॉपर्टी से चेंज कर देता है। H2 की प्रॉपर्टी जल फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, ऑक्सीजन जलाने में मदद करता है, सिर्फ मास का ही तो अंतर है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। एक्चुअल में इसकी जो अंदर की कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि जो बनावट है वो जो है इस पे जो है काफी ज्यादा होती है। एक्चुअली मैंने कहा कि सिर्फ मास नहीं होते, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल होते हैं और वो उन सभी पे क्या करता है डिपेंड करता है। इसीलिए हर एक एलिमेंट की डिफरेंट क्या होती है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। ओके ठीक है। अब ये कहता है, वैसे इस बात को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था क्यों डिफरेंट होती है मास के डिफर होने के कारण, तो मैंने आपको थोड़ी बहुत चीजें जो है बता दी। तीसरा पॉइंट, ये पॉइंट इसका आज भी जो है वैलिड है। कंपाउंड आर फॉर्म व्हेन एटम डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स रेशियो। इन्होंने कहा आप कोई भी कंपाउंड बनाइए उन सभी का जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा। जैसे मैंने कहा वाटर बनाना है तो आपको 1:8 लगेगा,
यस सर। आपको CO2 बनाना है तो उसका 3 कितना लग रहा था, 12 and 32, कितना हो जा रहा था, 4:8, हाँ सॉरी 3:8, ठीक है। तो यानी कि अगर आपको अलग अलग कंपाउंड बनाना है तो उसका रेशियो जो होगा फिक्स होगा, जो कि आज भी हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो ये जो इनका नियम क्या था, बिल्कुल सही था, जिस कारण से हम लोग क्या कर पा रहे थे, इसको आज भी हम लोग जो यूज करते हैं, ठीक है। ओके, जिसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के नाम से भी हम लोगों ने जो है पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। कह रहा है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। केमिकल रिएक्शन में होता क्या है कि बेसिकली उसके जो पार्टिकल्स है ना वो रीअरेंज हो जाते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। इन दोनों में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण इनकी प्रॉपर्टीज जो है बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। इसे मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने कहा H2 + O2 = H2O। बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं समझाने के लिए इसको बहुत ज्यादा यूज करता हूं। देखिए यहाँ पे कि हाइड्रोजन को हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, ओके। और इसका जो यूज करते हैं ये हेल्पिंग इन बर्निंग में करता है, हेल्प इन बर्निंग करता है कि नहीं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना जला सकते हो? Yes, sir. सर Sir, can you repeat? ओके सॉरी, मैंने क्या कहा कि H2 को जो यूज करते हैं फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, O2 का हम क्या करते हैं, हेल्पिंग इन बर्निंग, बर्निंग में मदद करते हैं। देखिए दोनों से अलग प्रॉपर्टी, ये जलता है, ये जलाने में मदद करता है, और ये किस में करता है, बुझाने में मदद करता है। तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये आपस में रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं, और अगर ये रीऑर्गेनाइज होने के कारण इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि इनको जो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ चेंज करते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। ऐसा नहीं कर सकते कि हाइड्रोजन को आप खत्म कर दो, ऑक्सीजन को ज्यादा बना दो। किसी की ज्यादा जरूरत है, मान लो कि अभी संसार को O2 की जरूरत है, तो आप कहोगे सर हम जो है O2 को ज्यादा कर दें। ये हमारे हाथ में नहीं है, हम बना नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म जो हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी थी, डाल्टन्स की थी। आपको एग्जाम में अगर लिखने के लिए आता है तो आप सबसे पहला पॉइंट लिखोगे मैटर आर नॉन डिविजिबल, यानी कि जो है मैटर को हम लोग डिविजिबल नहीं कर सकते। ऑल मैटर या ऑल एटम हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑल कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय ए फिक्स्ड रेशियो, यानी कि जितने भी कंपाउंड वो किससे बने होते हैं, फिक्स्ड रेशियो से बने होते हैं। इन केमिकल रिएक्शन इट्स प्रॉपर्टी इज इंटायरली डिफरेंट, यानी कि जो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाएगी, इंटायरली जो है डिफरेंट हो जाएगी। डाल्टन थ्योरी क्या लिमिटेशन थी, कुड नॉट एक्सप्लेन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इन्होंने ये सारी बातें नहीं बताई कि कैसे कंबाइन होगा, कितने तरीके से होगा, इन्होंने या किस प्रकार से होगा, इन्होंने ये सारी बातें नहीं कही थी। इट कुड नॉट एक्सप्लेन लॉज ऑफ गैसेस वॉल्यूम, इन्होंने वॉल्यूम के बारे में भी नहीं बताया था। इट कुड नॉट प्रोवाइड द रीजन ऑफ कंबाइनिंग एटम, ये भी नहीं बता पाया कि आखिर एक एटम दूसरे एटम से क्यों कंबाइन होता है। तो आप लोग मुझे बताएंगे क्यों कंबाइन होता है? हाँ बोलिए अर्षित। सर ये लास्ट लाइन एक्सप्लेन। ओके, मैंने कहा ये कह रहा है कि जो किसकी लिमिटेशन क्या थी, लिमिटेशन ऑफ डाल्टन थ्योरी। वैसे इसको हम लोग एटॉमिक थ्योरी में पढ़ाते हैं, डाल्टन थ्योरी लिखते हैं, ओके वहां भी पढ़ेंगे। पहला क्या कहता है, डाल्टन थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये कैसे आपस में कंबाइन कर रहे हैं इस बात को नहीं बता पाए। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम के अनुसार से कैसे कंबाइन हो रहा है इसके बारे में भी इन्होंने नहीं बता पाया था। इट कुड नॉट प्रोवाइड द रीजन ऑफ कंबाइनिंग एटम, आखिर एटम एक एटम दूसरे एटम से क्यों कंबाइन करता है। तो बेसिकली आपको मैंने बताया कि जो भी एटम आपस में कंबाइन करते हैं, क्यों कंबाइन करते हैं, ताकि वो क्या कर सके, अपने आप को स्टेबल बना सके। इसीलिए वो क्या करते हैं,
एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं। अगर कंपाउंड रिएक्शन के बाद अनस्टेबल होगा तो वो कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा, वो तभी रिएक्ट करता है जब कैसा बने, स्टेबल बने या उसकी एनर्जी क्या हो जाए, कम हो जाए, तब जाके वो क्या करते हैं, यानी कि जो फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं।